पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नाराजगी की। प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि 5 दिन में चुनाव की तारीख बताएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट देने की तारीख और राज्य सरकार लॉटरी निकालने की तारीख बताए। वहीं सुनवाई की अगर बात कर ली जाए तो सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव मौजूद रहे। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा कि क्या हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हमें सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण करके नहीं दिया है। अगर सरकार हमें लॉटरी निकाल कर दे देती है तो हम 2 दिन में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वहीं ओबीसी आयोग को लेकर कोर्ट ने कहा कि जब 9 मई 2025 को सरकार ने 3 महीने के लिए आयोग का गठन किया था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अगर आपसे काम नहीं होता है तो मना कर दीजिए। हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह से कहा कि जब हमने कह दिया था कि आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे तो आपने चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की? अदालत ने ओबीसी आयोग से कहा कि जब हमने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे थे तो आपने रिपोर्ट देने के लिए 14 अगस्त तक की डेट कैसे दे दी? इसका मतलब है कि आप कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना चाहते हैं। इस पर ओबीसी आयोग ने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, इसलिए रिपोर्ट नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि हर हाल में आदेश की पालना होनी चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट ने 22 मई के आदेश से सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इधर इस पूरे मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कह दिया है कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। बीजेपी ने पंचायती राज संस्थाओं का गला घोटने का काम किया है। हठधर्मिता अपनाते हुए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में लगातार देरी क्यों हो रही है? हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेशों की पालना क्यों नहीं की जा रही है? ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? ये कुछ अहम सवाल हैं। देखिए, कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो कोर्ट ने तर्कों से सहमति जताई है। समय सीमा बढ़ाने की मांग को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया है। समय बढ़ाने की मांग पर देखिए क्या सवाल। हाईकोर्ट की सुनवाई में अब तक क्या हुआ है? 22 मई 2026 को हाईकोर्ट का आदेश आता है 31 जुलाई तक चुनाव कराएं। 15 जुलाई देरी पर कड़ी टिप्पणी की गई है। 16 जुलाई चुनाव आयोग से टाइमलाइन मांगी गई और अब देखिए ओबीसी आयोग से रिपोर्ट की डेडलाइन भी पूछी गई है। तो अब तक क्या हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है? बार बार समय सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग से तय शेड्यूल मांगा है। मुख्य बातें हैं, ये खास जानकारी है। ओबीसी आयोग से रिपोर्ट की समय मांगी गई है। ओबीसी रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने की संभावना जताई जा रही है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव का टाइमलाइन मांगा है। ओबीसी आयोग से भी रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा देने के निर्देश दिए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तय तारीख बताने को कहा है। ओबीसी आयोग से रिपोर्ट की निश्चित समय सीमा मांगी है। अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करके 1-2 को जेल के सलाखों में डालिए ना। आपका इकबाल तो बुलंद रहना चाहिए। कानून और संविधान से ऊपर कोई है क्या? ये लोग बाग बार बार हाईकोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। हर मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कराएंगे, जो मर्जी है जो हाईकोर्ट कर ले। हम तो ओबीसी आयोग जो है वो रिपोर्ट देगा तब देगा। और ओबीसी आयोग इन्होंने बनाया, लेट बनाया। ओबीसी आयोग को संसाधन नहीं दिए। उसको बुला करके सीएमआर के अंदर ये कहा गया कि आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अभी चुनाव नहीं कराना है क्योंकि हमारे पास दिल्ली से पर्ची आई है कि दिसंबर से पहले किसी हालत में पंचायत राज के चुनाव नहीं होने चाहिए और अक्टूबर से पहले नगर निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी हालत इनकी पतली है।
राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे हर वर्ग त्रस्त है, कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बेरोजगार की बात हो, नौजवान की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की हो, सड़क की हो, अपराध की हो, हर चीज में वो फेल है। तो मैं समझता हूं कि अब हाईकोर्ट कब जगेगा, अपना इकबाल कब कायम करेगा, मेरे समझ से परे है। हाईकोर्ट अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर पारित करके और कुछ करे तब तो समझ में आता है। आप देखना 2 दिन बाद में क्या निर्णय आता है, आज क्या बातें हो रही हैं। तो जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें करके और लोगों को एक तरीके से आस जगाना और फिर उस तरीके का निर्णय नहीं आना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में बना हुआ है। तो राजस्थान अब चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना दाखिल करने की बात भी कह डाली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरा शेड्यूल तय किया जाए, समय सीमा सरकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए, कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को पूरी रिपोर्ट पेश करें। 20 जुलाई को अगली सुनवाई है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यहां पर नाराजगी जताई है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को पूरी रिपोर्ट पेश करें। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव का पूरा शेड्यूल अदालत को बताएं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर जो है वो अब मुखर होती हुई नजर आ रही है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। चुनाव का पूरा शेड्यूल अदालत को बताएं, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी है। तो चलिए, हमारे साथ इसमें कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहमानों की इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटल खंडेलवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। कांग्रेस के नेता है साजिद सुलेमानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। और राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सरपंच संघ के जयराम पलसानिया जी। जयराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। शुरुआत करूंगी मैं अटल जी आपके साथ। सर, अब देखिए, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की बात कह रहा है हाईकोर्ट। क्या माने अब इसको? सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है। अटल जी देखिए, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं। वैसे अटल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आपके अटल पास जी, आ रही आवाज है? पहुंच रही है आपके पास? मेरे पास तो आ रही है। मेरे पास आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है। जी जी, बताइए, आ गई सर आवाज, बताइए। ओके, देखिए, ये सारे प्रकरण को अपने को समझना पड़ेगा सभी को। और देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट नाराज हुआ है तो उनकी नाराजगी लाजमी है। बट देखिए, इसके अंदर 2 चीजों को बहुत स्पष्टता से देखना पड़ेगा जी। पहली चीज कि ओबीसी आयोग द्वारा वो जो रिपोर्ट है जिसमें कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना है, उसका वो रिपोर्ट बाकायदा एससी एसटी और महिला इन सब का फिर बाद में सर्वे के बाद में ये होगा कि इन सब का कितना कितना आरक्षण है। उस हिसाब से वो सर्वे, तो इसमें 3 कंडीशन थी ट्रिपल टेस्ट की। पहला आयोग का गठन करना था, दूसरा सर्वे करना था और तीसरा ये रिपोर्ट पेश करनी थी।
अब ये तीन और स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो 4 मार्च 2021 को जो आदेश दिया था वो यही था कि तो जिस भी ओबीसी स्टेट आरक्षण में की प्रक्रिया सर अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई है, ये भी तो बड़ा सवाल है। मैं देखिए उसके बात ये है, जी देखिए पहली बात, यदि आप पूछते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई है ओबीसी आयोग को, निर्वाचन आयोग को, तो ठीक है ना, वो लगनी भी चाहिए भी। अब तक ओबीसी आयोग को वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी, बट ओबीसी आयोग का कहना भी काफी ठीक है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो डेटा था, जो डेटा दिया गया था, वो डेटा के अंदर बहुत सारी पंचायतों के अंदर ओबीसी का निर्धारण ठीक नहीं हुआ था, डेटा में कमियां थी बहुत सारी जगह, तो हमें दोबारा सर्वे करना पड़ेगा। और यही उन्होंने कहा। अच्छा, इसके बीच बीच में जो है निर्वाचन आयोग है, वो ये कह रहे हैं कि हम पहले तो उन्होंने कहा ही, आज भी कहा है कि शुरुआती दौर में हमारे पास कुछ संसाधनों की कमी थी, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई अब वो रेडी है, वो कभी भी जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो दे देंगे, डिसाइड कर देंगे ठीक है। किस डेट पर ये होना है। इशू ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों, हाई कोर्ट ये कहे कि आप चुनाव की तारीख दे दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट कहे कि ट्रिपल टेस्ट होना अनिवार्य है। अब आप ही बताइए कि उस कंडीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात खत्म करके और चुनाव, राज्य सरकार आरक्षण की डेट दे देती, आरक्षण निर्धारित कर देती और उसके बेस पर निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो पंचायत और निकाय चुनाव की डेट्स घोषित कर देता है, चुनाव करवा देता है, तो जो हारेगा कैंडिडेट वो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और अपनी चैलेंज नहीं करेगा कि हमें गलत तरीके से आरक्षण दिया गया है? बहुत सारी जगह वो जाएंगे और किस तरह, नहीं, फिर भी लंबा समय तो हो गया ना सर, लंबा समय तो हो गया। मैं लौटूंगी आपके पास, पहले एक ओपनिंग कमेंट जरा दोनों मेहमानों से ले लेती हूँ। साजिद जी, देखिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगातार चुनाव टालने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल तो आपकी पार्टी से भी खड़ा हो जाता है ना कि अगर आपकी पार्टी अभी सत्ता में होती तो क्या 31 जुलाई तक चुनाव हो जाते सर? देखिए बहन जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है वह हमेशा से संविधान को मानती आई है, और संविधान को मानते हुए के अंदर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही कांग्रेस पार्टी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 243E और 243U है, उसका पूरा का पूरा इन्होंने अवहेलना की है। उन्होंने, ये कोई कागजी आदेश नहीं था, ये देश की आत्मा थी। ये अनुच्छेद साफ बताते हैं कि पंचायतों और निकाय को का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मगर जिस तरीके से इनके पहला जो बजट आया उसके अंदर साफ कहा गया था कि एक राज्य एक चुनाव, ये उसी वक्त तय कर दिया गया था कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। उस वक्त साफ तय कर दिया गया था। ये तो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है ओबीसी का, ये बहाना बनाया जा रहा है ट्रिपल टेस्ट का, ये बहाना बनाया जा रहा है। आज इनको तो बाकायदा फटकार लगाई गई हाईकोर्ट से, जिस तरीके से हाईकोर्ट से फटकार लगाई गई है, उनका पूरा का पूरा चिट्ठा सामने होगा। आने वाले समय के अंदर अगले महीने चुनाव होंगे, और चुनाव के अंदर इन्होंने 2.5 साल में किया क्या काम है? नाली, सड़क, कुछ भी काम नहीं किया। पानी जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की थी उनको बर्बाद कर दिया। आरसीएसएस बर्बाद हो चुका है। कर्मचारी से पूछिए कि आरसीएसएस की क्या स्थिति है, बेचारे इतने परेशान है कि उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। हर तरह की जो योजनाएं हैं, चाहे वे डेवलपमेंट की हो, चाहे वे पीएचडी की हो, चाहे वे विद्युत की हो, सभी जगह त्राहिमाम हो चुका है। मगर ये बात मुद्दे उठाने वाले जो निचले स्तर के ऊपर, जो ग्रामीण स्तर के ऊपर सरपंच हुआ करते थे, जो निचले स्तर के ऊपर पार्षद हुआ करते थे, पंचायत समिति के मेंबर हुआ करते थे, वो मतलब पूरे के पूरे उनको एकदम शांत करके बैठा दिया गया है। चुनाव नहीं है तो चुनाव हराइए, पता लगेगा कि क्या स्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि संविधान की जय जयकार हो निचले स्तर के ऊपर। ठीक है, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। जयराम जी, आपके पास आऊंगी मैं। इस वक्त सरपंच संघ का सबसे बड़ा मांग क्या है सर? पहले आरक्षण का जो विवाद चल रहा है उसका निपटारा किया जाए, या फिर जल्द चुनाव हो जाए? देखिए मैम, जो राज्य सरकार की 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी है, राज्य सरकार उस पॉलिसी को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है, और एक बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। राज्य सरकार की जो घोषणा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन की, इसको दूसरे राज्यों ने भी सराहा है।
अभी उत्तर प्रदेश में भी वहाँ, जैसे यहाँ राजस्थान में सरपंचों को प्रशासक बनाया है, वहाँ भी अभी ग्राम प्रधान है उनको प्रशासक बनाया सरकार ने, उत्तराखंड में भी प्रशासक बनाया है। और सरकार ये चाह रही है कि ये नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव एक साथ हो जाएं, तो सरकार नवंबर दिसंबर तक चुनाव को ले जाना चाह रही है, क्योंकि 22 प्रधान और 4 जिला प्रमुखों जो कार्यकाल है वो दिसंबर में पूरा हो रहा है। तो सरकार यदि नवंबर में चुनाव कराती है तो वो लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे और चुनाव संपूर्ण रूप से चुनाव हो जाएंगे। अक्टूबर में नगर निकाय के चुनाव करा लेगी सरकार, नवंबर में पंचायत राज के चुनाव करा लेगी। दूसरा, गांव में जो सरपंचों को सरकार ने प्रशासक बनाया है, तो गांव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी ग्रामीण सेवा शिविर लगे हैं, वहाँ कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है गांव में कि साहब चुनाव कराया जाए, गांव में कोई विकास अवरुद्ध हो रहा है। गांव में यदि विकास अवरुद्ध हो रहा है तो राशि को लेकर के है, सरकार स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो राशि बकाया चल रही है वो जारी कर देती है, मटेरियल की राशि जारी कर देती है। तो गांव में तो पदनाम चेंज हुआ है, बाकी कार्य वैसे की वैसे हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे सुलेमान जी, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये 243E की धारा ये बीजेपी के लिए लागू है या कांग्रेस पर भी लागू है? कांग्रेस ने 2020 में राजस्थान में चुनाव करवाया सरपंचों का, वो 2020 में जनवरी में करवाया, उसके बाद में पूरे साल इन्होंने चुनाव करवाए, तो इन्होंने संविधान की उल्लंघना नहीं की क्या? अभी तेलंगाना में 2 साल बाद में चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। मैं 1 साल पहले वहाँ जाके आया था, वहाँ एक मंत्री महोदय से अनुरोध भी करके आया था। नहीं जयराम जी, देखिए अभी जनता इस देरी की सबसे बड़ी जिम्मेदार किसको मान रही है? सरकार को, चुनाव आयोग को, किसको मान रही है? ये देखो, जो देरी हो रही है उसका मुख्य कारण है, जो चुनाव में जो देरी हो रही है वो सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करना चाह रही है, इसलिए ये देरी हो रही है। और सरकार ओबीसी आयोग का एक सहारा लेकर के चुनाव को आगे खिसकाना चाह रही है। सरकार की मानसिकता है कि कैसे भी ओबीसी आयोग लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है जयराम जी। अटल जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अगर आप लोग पूरे तरीके से तैयार थे तो फिर पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख अभी तक घोषित क्यों नहीं हुई? लगातार सरकार यही दावा कर रही है कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं, हम चुनाव कराएंगे, लेकिन तारीख तो कहीं भी नहीं सामने आई। अटल जी देखिए फातिमा जी, आप समझिए, तारीख राज्य सरकार देती है क्या किसी भी चुनाव की? आप बताइए सर, आप लोगों की तरफ से का काम है, निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तो आज साफ तौर पर कह दिया ना कि सरकार से हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट मांगी है का वर्गीकरण। हाँ बिल्कुल, उन्होंने, लेकिन अभी तक नहीं मिला सरकार से। तो हम कैसे दें? जब हम क्या गलत रिपोर्ट दे दें? कैसे देंगे? ओबीसी आयोग का गठन इसलिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ओबीसी आयोग का गठन करके और ओबीसी आयोग सर्वे करे, आंकड़ों को देखे और सुनिश्चित करे कि ओबीसी को इतना आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी को इतना और महिला वर्ग को इतना आरक्षण मिलना चाहिए, ये कहा ना, और रिपोर्ट पेश करे। जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आएगी तो वो कैसे अपनी रिपोर्ट को वो दे देंगे और आरक्षण का निर्धारण, वर्गीकरण कैसे कर देंगे? आप ही बताइए। अगर मान लीजिए हम कर भी देते हैं तो क्या वो चैलेंजेबल नहीं होगा कोर्ट में? ये होगा, है ना? देखिए प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जहां तक देखो आरोप लगाने की बात है, डोटासरा जी भी आरोप लगा रहे हैं, माननीय प्रवक्ता साहब भी कह रहे हैं, तो उस पर बहुत स्पष्ट एक लाइन है कि उन्हें लगता है किरदार लौट आएंगे, उन्हें मालूम नहीं कि कहानी खत्म हो गई है। तो देखिए 1900 ये कह रहे हैं आत्मा है, और आत्मा पंचायत, ये लोकतंत्र की आत्मा है और ये आत्मा को मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें भी चिंता है, राज्य सरकार को चिंता है, वो आयोग के संपर्क में, निर्वाचन आयोग के संपर्क में, उनसे बकायदा संवाद और पत्र भी लिखे जाते हैं कि भाई आप रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी दीजिए। ओबीसी आयोग कह रहा है कि भाई जितने ये हमारा जो सर्वे चालू हो तो उस वक्त आप किसी भी गवर्नमेंट से, उन्होंने बकायदा कहा है कि किसी का भी स्थानांतरण नहीं किया जाए, थोड़े टाइम के लिए रोका जाए जब तक कि हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता। हर जगह है। अब
1975 से 77 के अंदर इमरजेंसी लगी थी। इन्हीं से पूछ लीजिए कि तब चुनाव, ये पंचायत चुनाव तब भी टाल दिए गए थे। तब वो आत्मा नहीं मरी थी क्या? या तब कांग्रेस की आत्मा जीवित थी? हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर जो कनेक्शन सिस्टम थे, वो फाइनेंस जो कमी थी उसको बढ़ाने की कोशिश की, क्राइम रेट जो बढ़ा हुआ था उसे कम करने की कोशिश की। ये सब हमारी कोशिशें हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक जैसा ना हो। तो नहीं हुआ है। ईआरसीपी को हम चुनाव तक के लिए नहीं रखे बैठे थे कि ईआरसीपी चुनाव तक हो। आज 26,000 करोड़ के तो टेंडर अलॉट हो चुके हैं उसके अंदर। देखिए बहुत सारी, यमुना जल समझौता अभी आपके सामने ही है, बहुत सारे इश्यूज है। और डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, एसआईआर नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं पता चलना चाहिए कि किस किस के गलत तरीके से पैसे उठ रहे हैं, कौन वोटर लिस्ट के अंदर गलत तरीके से आया हुआ है व्यक्ति है। ये सब पता ठीक होना है। चाहिए और डेटा का साजिद सर्वे जी, होना ही होना चाहिए। ठीक है वही अटल तो जी, हो रहा लौटूंगी है। मैं आपके पास। ठीक है साजिद जी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसे ठोस तथ्य है क्या जो ये साबित कर सके कि हाँ जानबूझकर चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है? सर सबसे पहले मैंने बता ही चुका हूं, उन्होंने कहा जो पहला बजट जो आया था बहन जी, उसमें साफ कहा गया था एक राज्य एक चुनाव। अभी जयराम जी पलानी जी बता रहे थे कि आपके टाइम में क्या हुआ। मैं आपको बताऊंगा जयराम जी, 2020 के अंदर जब पंचायती राज चुनाव थे, कोविड था, उस दौरान भी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। बाकायदा 6 नए जो नगर निगम बनाए गए थे उनके चुनाव कराए गए थे, 50 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए गए थे। और बाकायदा कोविड का जो प्रोटोकॉल था उसको देखते हुए कराए गए थे। अभी भाई साहब बता रहे थे, अटल जी खंडेलवाल साहब 75 की बात कर रहे थे। 1975 के अंदर तो वो खेल हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत का नक्शा बदल के रख दिया था। सिक्किम का विलय हुआ 1975 के अंदर। आप बताइए, जब अपन जाते हैं इतिहास के अंदर, सिक्किम का विलय कब हुआ? पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुए? मैं तो केवल एक पंचायत का बात पूछ चुनाव रहा हूँ हुआ। आपसे, क्यों गलत बोल रहे हो? 75 से 77 तक अगर हुआ है तो फातिमा जी बता दे मेरे को। आप तो छोड़ो, फातिमा जी न्यूट्रल है, वो बता दे कि हुआ था क्या। जब देश का नक्शा पहले बदल के 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं था। 73वां संविधान संशोधन लागू 1995 में हुआ है। उसके बाद में 5 साल का ये नियम बना था 243 में। तो इसका मतलब है कि उस वक्त मर्जी होती थी ना, चुनाव नहीं हो रहा और रुक रहा है। आप अटल जी ये मत बोलो, अपनी आप बारी इनसे में ये सर, बोलो सर, कोरोना अपनी बारी मार्च में में बोले, आया था, प्लीज अपनी जनवरी बारी। 2020 में आपने चुनाव हाँ, कराया। ये भी अपनी बारी में। दिसंबर तक चुनाव क्यों देखिए कराए? 2019 आप जनवरी सर मैं सबके पास आ रही हूँ, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में। यही तो साजिद जी की बारी है, उसके बाद मैं लौटूंगी अटल जी। आपके यहाँ प्रोटोकॉल सारे लागू होंगे। अटल जी मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। प्रोटोकॉल तो केंद्र सरकार ने आरोप लगा करके कोविड के तमाम प्रोटोकॉल। अटल जी मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके कोविड पास। को सर मार्च में आया था, आपने 17 जनवरी को चुनाव करवाए, 21 को और 29 जनवरी को चुनाव करवाए। तब करवा लेते सारे चुनाव। कोविड कहाँ था? फरवरी में करवा लेते। मार्च में आया कोविड। तो आपने पूरी साल चुनावों में लगा दिए। दिसंबर 2020 तक चुनाव चले और तेलंगाना में 2 साल बाद में चुनाव हुए। वहां आपकी कांग्रेस की सरकार है। आप चुनाव करते हैं। आप जो मुख्य मुद्दे उनको उठाओ ना। आज है जो पंचायतों की राशि बकाया चल रही है, उस पे नहीं ठीक है बोलते जयराम आप जी, लोग। ठीक है। जयराम जी, साजिद जी को जवाब देने दीजिए, साजिद जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है जयराम जी, चुनाव बाकायदा कोरोना के प्रोटोकॉल में हुआ है, भारत सरकार से इजाजत लेकर के हुआ था। कहा था कोरोना के अंदर ही होंगे। और जब कोरोना 21 मार्च को जब लॉन्च हुआ था, उसी दिन, उससे पहले वो चुनाव बिना कोरोना की हुए थे। जो आप 2020 दिसंबर में जो चुनाव पहला चुनाव 17 जनवरी को हुआ था और दूसरा 2020 20 जनवरी में। को, तीसरा 29 को। तो सारे चुनाव 2 महीने में करा देते। 2020 सर देखिए, पहले क्या हुआ था और पहले कब चुनाव हुआ था ये मुद्दा नहीं है अभी। मुद्दा अभी का हो रहा है सर। हम इस मुद्दे के साथ यहाँ पर आए हैं कि अभी चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, उस पर कृपया हम ना जाए तो सही है। ठीक है जयराम जी, लौटूंगी मैं आपके पास सर, मैं लौटूंगी आपके पास। पहले के कार्यकाल में क्या हुआ, कितनी देरी हुई, ये मुद्दा नहीं है। सर आप लोग प्लीज अपनी बारी में बोले। जयराम जी, साजिद जी, अपनी बारी में सर, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में। नहीं, आपने संविधान को माना है क्या?
बिल्कुल संविधान कहाँ के अनुसार चलते हो चलते आप? हैं। अभी हिमाचल में 6 महीने ये बाद चुनाव हुए, ये तेलंगाना में 2 अपने साल बाद सुविधा हुए, के राजस्थान में हिसाब पूरे से एक संविधान राज्य का सर एक आप रचना लोग राज्य करके प्लीज आए अपनी हैं। अपनी बारी में वहां बोले, से ऐसे सरकार ने वक्त राजस्थान खराब में होता है। हमेशा देखिए से कुछ बाकी- समझ में आ नहीं रहा है, हाँ, दर्शकों को कुछ बताएं। समझ में आ नहीं क्या रहा है। मानते हो? आप लोग यहाँ पर ऐसे अगर तीनों आपस में तू तू मैं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। तो कृपया अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। और पहले के लेकिन कार्यकाल मैं में भी कब खुद चुनाव गलत हुआ हूं, तो कब मैं नहीं दूसरे हुआ के ये ऊपर मुद्दा आरोप नहीं लगा रहा है। हूं, तो मैं खुद भी देखूं ना कि मैं कितना सही हूँ। जयराम जी, इसको भी देखना चाहिए ना। जयराम जी, जयराम जी, जी मैम। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस मुद्दे के साथ हम अभी यहाँ पे नहीं जमा हुए हैं सर। इस मुद्दे के साथ हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी चुनाव क्यों नहीं हुआ है, भाई संविधान की उल्लंघन कर रहे अभी हैं, चुनाव संविधान क्यों का, नहीं हो तो रहा है, ये उल्लंघन तो मुद्दा है बीजेपी हमारा। थोड़ी करते, ये कांग्रेस मुद्दा ने है भी तो हमारा किया सर। है। प्लीज थोड़ा धैर्य बीजेपी ने रखिए तो और अच्छा ऐसे काम तू किया, मैं वन आपस स्टेट में वन ना इलेक्शन करें। पॉलिसी लागू कर रही है। ठीक है वन ठीक स्टेट है वन जयराम जी इलेक्शन लौटूंगी पॉलिसी मैं आपके लागू पास। होती साजिद है जी तो को अपनी धन बात का- पूरी कर धन लेने की दीजिए आप। बचत होती है। कर्मचारी अपने मूल विभाग में काम करेंगे, वो बेचारे इसमें चुनाव में लगे रहते हैं। ठीक उनका है मूल डिपार्टमेंट का काम नहीं जयराम होता। जी लौटूंगी ना मैं आपके पास, फिर अपनी बात आप रखिएगा। साजिद जी जी बात पूरी करिए सर अपनी। जी, मैं यही कह रहा था आपको हम्म, कि बाकायदा मैंने अपनी बात पूरी कर दी कि जिस तरीके से 20 जुलाई का अब इंतजार है, हाई कोर्ट सामने है, हाई कोर्ट इनको तलब किया है पूरे साजो सामान के साथ में, और 20 तारीख को इनको अपनी तारीख तय करनी पड़ेगी, चुनाव का पूरा प्लान लेकिन बनाना सर पड़ेगा। देखिए ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरे किए बिना ही चुनाव कराना आप लोगों की नजरों में सही है क्या? आप लोगों की नजरों में सही है क्या? मैडम 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 ओबीसी के इन्होंने 13 दिन का भी टाइम दिया है, 13 दिन इनके जल्द हो जाएंगे। अगर 20 तारीख को चुनाव की घोषणा कर देते हैं, 45 दिन की चुनाव की प्रक्रिया होती है। अगर 13 दिन का ओबीसी का आरक्षण का अगर टाइम निकालते हैं तो 45 दिन तो आपके सामने पड़े हैं। 32 दिन के अंदर हो जाएंगे चुनाव, क्या दिक्कत है? चुनाव कोई एक ही दिन में थोड़ी होने हैं। आप घोषणा तो कीजिए, हम 45 दिन बात करेंगे, 2 महीने बात करेंगे, 3 महीने बात करेंगे, तारीख तो तय कीजिए, तारीख तो फाइनल कीजिए। ओबीसी का तो बाकायदा 13 दिन ही लिए इन्होंने, 3 महीने ले सकते थे, कम लिया इन्होंने। 13 दिन तो कल हो जाएंगे पूरे, 4 दिन निकल चुके हैं, 8-9 दिन और निकल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और जब तक 20 तारीख को ये जवाब देंगे उस तक तो मेरे ख्याल 7-8 दिन 9 दिन हो चुके होंगे, 3-4 दिन और है, उसमें क्या फर्क पड़ना है उसका? ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का बाकायदा रिजल्ट आएगा तो जवाब तलब कीजिए। जो कर्मचारी है कर्मचारी दीजिए, टीचर दीजिए, जो मांगती है ओबीसी आयोग जो मांग रहा है इनसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो व्यवस्था स्थापित कीजिए। सरकारें व्यवस्था स्थापित करने के लिए होती है, ना कि उनको व्यवस्था। ठीक है, एक छोटा सा जवाब अटल जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं जयराम जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब अटल जी। बताइए। उनका कहना है कि सरकारें जो हैं वो व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए होती है। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत सही बात की है, बातें तो बहुत सही करते हैं ना। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम होता है व्यवस्था स्थापित करना, वही हम कर रहे हैं। हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, हमें इंटरफेरेंस आयोग अपना काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। वो उनको जो चीज चाहिए वो सरकार देने को तैयार है। उन्होंने जो हमसे मांगा हमने दिया है उनको। अब उनकी ड्यूटी है कि वो सही से डेटा का निरीक्षण परीक्षण सर्वे कर करके और निर्धारित कर दे कि भाई ये आया, उसी हिसाब से सरकार उसका वर्गीकरण कर देगी, लॉटरी की निकाल देगी, यही तो है। और हमें करना क्या है, और निर्वाचन आयोग डेट फाइनल कर देगी। हमारे पास ओबीसी आयोग दे दे रिपोर्ट, हम तो उसी दिन उसको कर देंगे। मतलब हम हमारे यहाँ से ज्यादा देर तो ओबीसी आयोग की तरफ से, ओबीसी आयोग की तरफ से सर कोई जवाब अभी तक आया है क्या सरकार के पास, आप लोगों के पास? अभी देखिए ओबीसी आयोग ने कहा ही है ना कि भाई ये सर्वे का काम है, वो 14 जुलाई से स्टार्ट करके 10 दिन के अंदर वो कर देंगे। 23 जुलाई 13 दिन दिए उन्होंने, 13 दिन की भी हम दे देंगे। लेकिन सर देखिए आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि ओबीसी आरक्षण के आड़ में आप लोग चुनाव टालना चाह रहे हैं, आरोप तो ये भी लग रहा है। मैं यही तो पूछा। अच्छा आप बताइए कि आरोपों का क्या करें? मतलब आरोप आप क्या होता है, सरकार जिसकी होती है ना, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब काम करने में व्यस्त रहते हैं हर वक्त। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का चुनाव करके आरोप नहीं लगाते, क्योंकि हमें समय नहीं है। कांग्रेस के पास अभी समय है, उन्हें करना तो कुछ है नहीं, करते कुछ है नहीं, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आरोप उछाल देते हैं। और ठीक है, अभी मान लो कि सपोज करिए आपके ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना
हम आरक्षण का वर्गीकरण कर देते हैं, तो आपको लगता है फिर कांग्रेस का क्या किस तरीके के आरोप वो हम पर लगाएंगी? ये सब जानते हैं। वो तो चाहते ही है कि भी इस तरह से कर करके और ये डिफरेंस पैदा करें। ठीक वो है, कभी पंथ में डिफरेंस जयराम पैदा जी के कर पास देंगे, जाऊंगी कभी मैं, क्षेत्र उसके में बाद डिफरेंस साजिद जी कर कुछ देंगे, कहना चाह कभी रहे हैं, तुरंत भाषा लौट में रही हूं कर मैं देंगे, साजिद जी कभी आपके साथ। ठीक है अटल जी। जयराम जी, अगर 31 जुलाई तक चुनाव नहीं होता है तो सरपंच संघ अब क्या बड़ा फैसला, अगला कदम उठाने वाला है? देखिए मैम, सरपंच संघ तो कोई कदम नहीं उठाएगा, हम लोग किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी के पक्ष में हैं, और वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करके सरकार चुनाव कराती है, और वो देर से कराती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जनता ये चाह रही है कि एक साथ चुनाव होते हैं तो समय का की बचत होगी, धन की बचत होगी, और जो कर्मचारी हैं जो लेकिन मूल चुनाव विभाग में में देरी काम का करना चाहते हैं। नुकसान सबसे ज्यादा गांव और ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है ना सर? विकास कार्य तो नहीं, बाधित हो रहे हैं ना? गांव में किसी तरह की कोई काम बाधित नहीं हो रहे। मैं अभी ग्रामीण विकास सेवा शिविर चले हैं 15 जुलाई तक के, 19 जून से चालू हुए थे, कहीं भी शिकायत नहीं हुई है, लोगों के काम हुए हैं। हम वहाँ पता ही नहीं है लोगों को कि चुनाव नहीं हुए और सरपंच नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पदनाम चेंज हुआ है, बाकी जो पावर है वो ऐसे की ऐसे है। गाँव में यदि कोई समस्या है तो राशि को लेकर के है, तो राशि पहले से बकाया चलती आ रही है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी, बीजेपी सरकार आई थी, तो हमारा 1 साल की राशि बकाया थी। अब वो 1 साल की राशि अब बकाया चल रही है। यदि सरकार एफएफसी की राशि हमारी जरूर अब 1 साल तक की जो बकाया थी वो पूरी मिल चुकी। अब एफएफसी की 2-3 महीने से राशि नहीं मिली है, अब एफएफसी की राशि जब चुनाव होंगे उसके बाद ही मिलेगी। तो जो सफाई का कार्य है गाँव में वो जरूर बाधित होगा, बाकी कोई काम बाधित नहीं हो रहे। और यदि स्टेट फाइनेंस कमीशन के हमारे अभी 3,000 करोड़ से ऊपर की राशि हमारी अटकी हुई है, सरकार यदि वो राशि देती है तो गांव में विकास को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है विकास की। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो विपक्ष वाले हैं, इनको जो वास्तव में मूलभूत समस्याएं हैं उस पे इनको बोलना चाहिए। राशि को लेकर के इनको बोलना चाहिए कि राशि जारी कराओ जिससे पंचायतों का विकास हो सके। माननीय मंत्री महोदय, पंचायत राज मंत्री महोदय मदन दिलावर जी, वो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ बोलते हैं कि छोटी पंचायत को 1 से 2 लाख रुपए सफाई का महीने के देता हूँ, और बड़ी पंचायत को 7 लाख रुपए महीने के। हमने कई बार उनके पास गए, हमने उनको पूछा है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, 7 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से 84 लाख रुपए ग्राम पंचायत के हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से जी। कि मैम, हमारे को प्रत्येक ग्राम पंचायत को पूरी साल में 50 से 55 लाख की राशि मिलती है। अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि 84 लाख तो सफाई के मिलते हैं। सफाई के हमारे जो एफएफसी की जो टाइट फंड की राशि आती है उसका 60% राशि टाइट फंड की आती है, उसमें 30% की राशि हमें स्वच्छता पे खर्च करनी पड़ती है। तो अमूमन एक पंचायत को 6 लाख रुपए प्रति वर्ष सफाई के मिलते हैं। मंत्री जी को यही नहीं पता है कि सफाई का कितनी राशि आती है। मंत्री महोदय को यही नहीं पता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि ग्राम पंचायत राज में आती है। वो उन्होंने 9 मार्च को गया था, मैं तीसरी बार बोला है, 9 मार्च को हमारी बहस भी हुई है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि ग्रामीण विकास में आती है। ऐसे ऐसे मंत्री बिठा रखे हैं सरकार ने जिनको यही नहीं पता कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है, वो किस विभाग में आता है, और स्वच्छता में कितनी राशि आती है। तो ये सरकार है ना, अब इन मुद्दों पे विपक्ष वालों को बोलना चाहिए, सुलेमान जी को बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, मंत्री छोटा सा जिस जवाब तरह से अटल जी। वक्तव्य दे रहे हैं, अटल जी, ये उसके क्यों बाद दे रहे साजिद हैं? जी के पास जाऊंगी। आपने सुना जयराम जी ने देखिए, क्या कहा? बिल्कुल जी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि जयराम जी यदि मंत्री जी के विषय में बोल रहे हैं तो उसका उत्तर तो मंत्री जी ही ज्यादा स्पष्ट कर सकेंगे। मैं उतना उस जगह पर भी नहीं हूँ और उतना सक्षम भी नहीं हूँ कि मैं उनकी व्यक्तिगत चीजों बारे में कुछ बोल सकूं कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, क्या क्या होना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि भी मंत्री जी को ऐसा होना चाहिए, इसमें मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टेट फाइनेंस की राशि जैसा वो कह रहे हैं कि रुकी हुई है, तो उसके लिए जरूर कि भी अगर इसी तरीके से अगर ये डिले होते हैं, वैसे अब होंगे नहीं चुनाव जिस तरीके की हम माइन्यूट स्तर पे आ गए, जहां पर कि
अब माइक्रो लेवल पे हर डेट और टाइम हर कोई आयोग, निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग, राज्य सरकार और अब जुडिशरी भी आ गई है, तो उस तरीके से मोस्ट प्रोबेबली अभी चुनाव जल्दी हो जाएंगे। और देखिए, अभी सोमवार को सभी से मांगा है जुडिशरी ने कि सब अपने अपनी डेट्स बताइए और पूरे डेटा के साथ आइए। तो उम्मीद है कि उस दिन जो भी होगा वो बिल्कुल अच्छे से मतलब अब ये तय मान के चले, फाइनल हो जाएगी। ये तय मान के चले अटल जी कि 20 जुलाई के बाद लगभग तय। चुनाव का रास्ता पूरा साफ हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई के बाद हो जाएगा, अगर ओबीसी आयोग है वो तैयार होता है या फिर कोई आदेश निकाल देते हैं हाईकोर्ट, बिल्कुल कि। और देखिए, हाईकोर्ट को तो बहुत पावर है, अगर उन्हें लगता है कि ओबीसी आयोग नहीं उस तरीके से सक्षम नहीं कर रहा, तो वो उस तरीके से बात कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से भी वो उस तरीके, उनके पास वो सारे, या कोई विभाग हमारा, या ओबीसी आयोग ने कहा हो कि साहब स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो कुछ ऐसा कर रहा है, या वित्त विभाग है स्टेट का वो कुछ कर रहा है, या सांख्यिकी विभाग है वो डेटा को लेकर के ऐसा कर रहा है, हमारे को साथ नहीं दे रहा, या एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रशासनिक विभाग है उसको लेकर के उनको कोई इशू है, तो उस अफसर का भी नाम दे, विभाग का भी नाम दे, ओबीसी आयोग देगा, निर्वाचन आयोग अपनी बात रखे, तो वैसा सा एक्शन लेने में सक्षम है। हम कह रहे हैं कि भी देखो, हमें सुप्रीम कोर्ट को भी सेटल करना है, हमें राज्य निर्वाचन आयोग को भी और ओबीसी आयोग को भी, इन सबको समन्वय में रखना है। ये हमारी राज्य सरकार की यही कि सबको समन्वय में रखो, हमारी यही ड्यूटी है। हम तैयार हैं चुनाव के लिए। मैं बहुत बार साजिद जी डिबेट के अंदर बोल चुका कि वी आर रेडी। ठीक है साजिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि देखिए, अब आप लोगों पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव करवाने पर लगातार राजनीति कर रही है, क्या जवाब? लोकतंत्र को जिंदा रखना के लिए अगर संघर्ष करना और उसके लिए चर्चा करना अगर राजनीति है तो राजनीति सही। अभी जयराम जी बता रहे थे कि कैंप के अंदर इस तरह से काम हो रहे हैं। मुझे एक बता दीजिए कि लोकतंत्र कैंप शिविर में नहीं चलता। लोकतंत्र की जवाबदेही निर्वाचित निकायों से होती है। जो निर्वाचित लोग आते हैं, सरपंच आते हैं, पंचायत समिति के मेंबर आते हैं, पार्षद आते हैं, उन्हीं से ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। जमीनी स्तर के ऊपर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग जीत के नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता जीत करके आएंगे, अन्य दलों के भी कार्यकर्ता जीत करके आएंगे। जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे, बीजेपी के भी बनेंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट होगा। निचली जन सुनवाई जो होती है, देखिए, हाईकोर्ट के आदेश का आप लोग स्वागत कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश, बस एक सवाल, एक सवाल उसके बाद बोलिएगा। हाईकोर्ट के आदेश का आप लोग स्वागत कर रहे हैं सर, लेकिन समाधान भी तो बताइए ना, समाधान कहाँ है, क्या है समाधान? सुझाव दीजिए सरकार को। 23 जुलाई को ओबीसी आयोग जो सर्वे करा रहा है उसकी खत्म हो जाएगी 23 तारीख को। दिन का सर्वे, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। और बाकायदा हाईकोर्ट इतना समझदार है, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट महोदय जो आदेश देंगे 20 तारीख, उसकी पालना इनको भी करनी पड़ेगी। और हम तो तैयार बैठे, हम तो आज चुनाव के लिए तैयार बैठे। तो साफ कह रहे हैं आपको कि आप आज चुनाव कराइए। आप के अंदर जिसके जीत के आएंगे वो अपने स्थापित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की भी मेयर बनेंगे, कांग्रेस के भी मेयर, पंचायत समितियों के अंदर इनके भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, जनता जो होती है वो पार्षदों के पास, निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही जाती है, चाहे वो जीते भी हो। लोग ग्रामीण विकास अधिकारी के पास नहीं जाते, लोग अधिकारियों के पास में, ईओ के पास नहीं जाते। नगर पालिकाओं के अंदर लोग अपने वार्ड के पार्षद के पास सुबह 7 बजे उठ करके कि भैया हमारे यहाँ ये दिक्कत है, सरपंच साहब हमारे यहाँ ये दिक्कत है, इसकी व्यवस्था स्थापित कीजिए। सरपंच ग्रामीण अधिकारी साथ मिलकर काम करता है, जब जाके विकास होता है। जब आप एक धुरी को, तंत्र के सबसे मजबूत स्थल को आप तोड़ करके खत्म करने की बात करते हैं, तो वहां पर मुझे बताइए कि क्या लोकतंत्र को नुकसान नहीं हो रहा? क्या इनके खुद के पार्टी कार्यकर्ता नहीं स्थापित हो पाएंगे वहां पर? तो ये खुद इनका साफ मैं बता दें, एकदम साफ था। जब पहला बजट आया था, एक राज्य एक चुनाव, एक राज्य चुनाव की जिस दिन इन्होंने कही है, उसी दिन तय हो गया था कि अब चुनाव नहीं होंगे पंचायतों के, चुनाव नहीं होंगे पार्षदों के, अब चुनाव नहीं होंगे जिला परिषदों के। उसी दिन तय हो गया था। यहाँ पर विविध चीज है, विविधता में एकता है।
यहाँ पर हम बहुदेववादी हैं, हजारों देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं, वहां पर भी हम एक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर विविधताएं हैं, हमारे अंदर बहुत चुनाव है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। 20 तारीख को आप चुनाव की घोषणा करेंगे, ओबीसी की रिपोर्ट 4-5 दिन में आ जाएगी। उसके 31 बाद में जुलाई तक अब जो है वो कोर्ट ने सख्त तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आपको चुनाव बिल्कुल। करवाना है। अटल जी, हाँ, साजिद जी कह रहे हैं कि 4-5 दिन में ओबीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जो आ जाएगी। डेडलाइन दिया गया है आप लोगों को, समय सीमा दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से, उसको किस तरीके से पूरा करेंगे? क्योंकि बड़ी चुनौती ये है। अपनी जिद ठीक है। छोड़ दे, एक राज्य अटल जी, चुनाव की। अटल जी से तो सवाल कल है मेरा। अटल जी, देखिए, मैं दो बातों का आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर साजिद जी बोल रहे हैं, और दूसरा जो है कि भी क्या 31 जुलाई तक ये संपन्न हो पाएंगे क्या चुनाव? ये दो ही शायद आपके मेरे से प्रश्न होंगे। देखिए, पहले तो वन स्टेट वन इलेक्शन एक बहुत बढ़िया, पहले तो 1952 में के अंदर इलेक्शन शुरू हुए तो ये कंटिन्यू काफी समय तक वन स्टेट वन इलेक्शन रहा। अब वन स्टेट वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं। आज की स्थिति में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, पूरा देश हर वक्त इलेक्शन मोड में रहता है, और इलेक्शन के अंदर साजिद जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, जानते हैं, जयराम जी भी जानते हैं कि भाई उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। सरकारें भी उसी के आसपास काम करती है, विपक्ष भी उसके काम करते हैं, और जो होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली होना चाहिए, मैं बात करूं यहाँ पर आपसे बहुत सारी, लेकिन जो वास्तव में लोगों की जरूरत है, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, उसको हमें किस बढ़ाना है या उसको किस सुविधा से वो वंचित है वो देना है, उसकी चिंताएं जाती हैं। और सारे जो काम है वो चुनाव से और वोट से रिलेटेड इर्द गिर्द होने लगते हैं, ये सत्य। तो कहीं आकर के हमें लगा कि पूरे वक्त ही देश इस तरीके से चल रहा है, तो ये जब समझ ही लिया गया है कि चाहे फोर्स हो, एजेंसीज हो, आयोग हो, निकाय हो, मतलब जितने भी विभाग हो, स्टेट हो, देश हो, सारे में यही व्यवस्था चलती है। कभी पंचायत, कभी चुनाव, कभी चुनाव, कभी राज्य चुनाव, विधानसभा के और फिर लोकसभा के, यही चलते रहे। तो इन सबको देखते हुए ही ये कि एक बार फिर से फॉर्मेटिंग, मतलब अगर ठीक है सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आप सबकी निगाहें 20 जुलाई पर टिकी हुई है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। क्या भारत